ने उठकर गेट खोला तो देखा कि गेट पर प्रीति और रोशन हाथ में खाना ली खड़े थे। खोलते के साथ ही प्रीति ने घबराते हुए बोला, देव तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो। इतने में देव ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे एक साथ इतना सब हो गया, थोड़ा सा डर गया होगा। खास कुछ नहीं। देव की बात खत्म होते ही दोनों अंदर आ गए। रोशन ने खोलकर खाना लगा दिया और बोला, महाराज कुछ खा लीजिए। प्रीति ने तो ना खुद खाया न किसी और को खाने दिया। बोली, पता नहीं देव आज क्यों नहीं आया। रोशन इससे पहले अपनी बात खत्म करता प्रीति ने एक लगा कर दिया उसकी कमर और बोली, अभी खाना चाहिए या नहीं? ये सब देखकर देव रात की टेंशन भूल गया और उनके साथ खाना खाकर क्लास में पढ़ने पहुंचा। अब देव क्लास में जितना हो सकता उतना सीख लेना चाहता था ताकि वह इस दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर में गिना जा सके। पर किस्मत ने उसके लिए क्या लिख रखा अपनी स्कूल की क्लास से बहुत ज्यादा मजा आता था, पर पता नहीं क्यों कुछ बच्चे इन क्लास में ध्यान ना दे पाते थे। पर देव अब हर क्लास में अपना बेस्ट देना चाहता था। एल डियागो के साथ मिलकर इतना ताकतवर होना चाहता था कि दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ खड़ी ना हो सके और इस दुनिया से बचकर वह बिना रोक टोक अपने घर जा सके। उनकी पहली क्लास पोषण बनाने की थी। उन्हें उसमें वेम्पायर्स की सूंघने की शक्ति से बचने वाला काढ़ा बनाना सिखाया गया। उसके के लिए बच्चों को सारी चीजें वहीं पर मिल गई। देव ने बड़ी ही खुशी के साथ वो काढ़ा बनाया। उसका काढ़ा अच्छा बना था, इसलिए प्रोफेसर तिवारी ने जो हमें काढ़ा बनाना सिखाते थे उन्होंने उसका काढ़ा उसे ही रखने को दे दिया और बोले, मिस्टर देव आप एक ब्रिलियंट बच्चे लगते हो। आप इस पोषण को चाहो तो बेच भी सकते, तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी क्योंकि ये हमारे जासूसों के लिए है, तुम्हारे किस काम का। उनकी इस बात के साथ उनकी क्लास खत्म हुई। देव खाना खाकर प्रीति के साथ भाषा की ट्रेनिंग ली और फिर प्रीति बोली, हमें जल्दी ही एग्जाम फीस देनी होगी, चलो कोई जॉब ढूंढ लेते हैं। देव को भी उसकी बात ठीक लगी और उन्होंने खाना खाकर एडवेंचर गिल्ड की ओर जाने का फैसला करा। दोनों डॉर्म से निकले और उस ओर चले। देव को यहाँ पर आए हुए काफी समय हो गया था, पर वह इस हिस्से में कभी नहीं आया था। एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर वह जा पहुंचे। चारों तरफ बच्चे ही बच्चे थे। प्रीति रिसेप्शन पर गई और बोली, हम पहले साल के स्टूडेंट हैं, हमें जॉब के लिए रजिस्टर करना है वहाँ। पर एक एल्फ बैठा हुआ था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस फॉर्म को भर दीजिए और ये नियम पढ़ लीजिए। ऊपर बेसिक लिखने के बाद प्रीति ने नियम पढ़ी। डीडेचने शुरू करे। मिशन में आपकी जान को खतरा हो सकता, इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी है, गिल्ड का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। आप अपनी टीम को कितना भी बड़ा रख सकते हैं, इससे मिलने वाले इनाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्म जमा करते समय एक टीम को 200 सिल्वर कॉइन जमा करने होंगे जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है। टीम को हर मिशन को करने पर पॉइंट दिए जाएंगे। उन पॉइंट के आधार पर आपका मैजिक लेवल बढ़ेगा और रैंक भी बढ़ सकती है। गिल्ड आपको हर मिशन के हिसाब से वहां तक पहुंचने के लिए सारी इजाजत दिलवाएगी और हर राज्य में गिल्ड के हाल है जहां आपको सबसे सस्ते दाम पर रहने की व्यवस्था मिलेगी। मिशन से अलग जो भी आपको कीमती सामान मिलेगा आप उसके हकदार होंगे। आप चाहे तो उससे बेच भी सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान आप गिल्ड को सिग्नल भेज सकते हैं, पर उसके लिए आपको गिल्ड को पैसे देने पड़ेंगे। इमरजेंसी में आपको आपके नजदीकी टीम से मदद दी जाएगी और फिर वो टीम आपको बचाकर आपसे वो मिशन ले सकती है। अगर कभी कोई मिशन 2 टीम लेना चाहती है तो या तो वो उसे मिलकर कर सकती है या पहले करने वाले को इनाम दिया जाएगा। गिल्ड राजा के नियमों को पालन करती है, इसीलिए कुछ भी इल्जाम लगने पर राजा की ही बात मानी जाएगी। अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप गिल्ड मास्टर को कंप्लेन कर सकते हो। मिशन को आपकी रैंक के हिसाब से दिया जाएगा। आप अपनी रैंक से ऊपर भी मिशन ले सकते हैं। अगर पिछला मिशन आपका सक्सेसफुल रहा हो तो मिशन के खत्म होने के 3 दिन बाद पेमेंट मिल जाएगी। फॉर्म जमा करने पर हर मेंबर को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जो हर जगह आपकी पहचान कराएगा। एकेडमी के बच्चों को लेवल 2 माना जाता है और उन्हें अपने से एक लेवल ऊपर तक लेने की छूट हमेशा रहती है, पर उन्हें एकेडमी में छुट्टी अपने आप लेनी होगी। किसी भी पढ़ाई के लॉस के लिए गिल्ड जिम्मेदार नहीं होगी। सारे नियम पढ़ने के बाद दोनों ने 100 कॉइन जमा कर दिए। उसके बाद एल्फ ने उनके हाथ में एक छोटा सा बैग थमा दिया। प्रीति ने बैग मिलते ही किसी छोटे बच्चे की तरह उसे खोला। उसमें एक मैप था, 2 आईडी कार्ड और साथ में कुछ और नियम। उसके बाद एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप ज्यादा टफ मिशन मत लेना, बाकी आपकी मर्जी है। देव ने फिर वो जॉब का एड फाड़ लिया। ये देखकर प्रीति ने हिरनी से पूछ, देव ये जॉब क्यों इसमें? तो बस 10 गोल्ड और ज्यादा से ज्यादा 20 इसमें, हमारा क्या फायदा? देव ने उसको समझाते हुए कहा कि इस जॉब को लगे हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, पर इसे किसी ने नहीं लिया क्योंकि हर कोई पैसे के बारे में सोचता है, पर उन गांव वालों के बारे में कोई नहीं सोचता। और इस जॉब से हमारा और गांव वालों दोनों का भला होगा। पर इस जॉब पर जाने से पहले तुम प्रोफ तिवारी से कार्डों की बुक ले लेना, क्या पता उसकी जरूरत पड़ जाए।
प्रीति उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ओके, तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, हम कल सुबह निकलेंगे। पर देव के इस जॉब को लेने के पीछे कारण कोई भलाई नहीं थी, पर वो जानता था कि वह अभी इतना ताकतवर नहीं है कि खतरनाक मिशन पर जा सके, पर इससे वह इस दुनिया को और करीब से देख पाएगा, वो भी कम रिस्क में। देव उस एल्फ के पास उस शेड को लेकर पहुंचा तो उसने पहले देव को ध्यान से देखा और फिर बोला, आपको पक्का यही वाला जॉब लेना है? देव ने सर को हिला दिया। फिर उसने देव से मैप मांगा और उस पर अपडेट कर दिया। अगले दिन सुबह देव और प्रीति ने नाश्ता करा और फिर 3 क्लास लेकर वह एकेडमी के गेट पर मिले। प्रीति अपने साथ एक किताब भी मांग लाई थी जो कि स्पेशल हीलिंग काढ़ा बनाने वाली थी। गेट पर उन्हें निश्चल मिला। उसने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो नहीं भूले ना तुम? देव ने सिर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। आपको कैसे भूलेंगे? हमें एक मिशन के लिए बाहर जाना है, क्या आप जंगल पार करा देंगे? इतना कहकर देव ने अपने आईडी कार्ड आगे कर दिए। निश्चल ने उनके कार्ड को चेक करके कहा, ठीक है, पर हमारे लिए वहां से 2 गुड वाले फल ले आना। इतना कहकर उसने ताली बजाई और वहीं भेड़िया जिससे उन्होंने एंट्रेंस के समय लड़ाई करी थी वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया और वो चौकीदार कूदकर उस पर बैठ गया और बोला, ऊपर आ जाओ दोनों की दोनों। पर पता नहीं क्यों प्रीति उस भेड़िए को देखकर फिर सहम गई, पर देव ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ उस भेड़िए पर बैठा लिया। कुछ ही पलों में उस भेड़िए ने उन्हें जंगल पार करा दिया और वह ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर देव ने प्रीति से मैप पर रास्ता देखने को कहा तो प्रीति ने बताया कि ट्रेन से उन्हें पहुंचने पर 9 घंटे लगेंगे और एक टिकट के 50 तांबे के सिक्के हैं। देव ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद वह दोनों ट्रेन में सवार हो गए। था कि प्रीति बोली, देव हमें साथ में इतना समय हो गया, पर तुमने आज तक मेरे पास्ट के बारे में क्यों नहीं पूछा? देव ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे सबसे करीब दोस्त हो। मुझे पता था कि तुम्हारे पास्ट में कई दुखद घटनाएं हुई होंगी और जब तुम मुझे उन बातों को बताने के लायक समझो जब भी बताना। प्रीति की आंखें नम हो गई और उसने बोलना शुरू करा, पिछले कुछ सालों में तुम वो सबसे अच्छी घटना हो जो मेरे साथ हुई है। मैं भी एक रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखती थी, वो भी इंच किंगडम की। हमारा परिवार बहुत ही महान योद्धों से बना था। मेरे परदादा एक बहुत ही पावरफुल मेज थे और किंग के खास जासूस भी थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक बार एक मिशन के दौरान उनकी मुलाकात एक फीमेल वुल्फ से हुई। मुझे बताया जाता है कि उसकी खूबसूरती का कोई जवाब न था, मानो उसे भगवान ने अपने हाथ से तराशा हो। प्रीति ने आंखों से टपकते हुए आंसू साफ करे और बोलना जारी रखा, मेरे परदादा भी उसकी खूबसूरती में खो गए, पर उन्हें पक्का विश्वास था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला और उन्होंने वहां से निकलना ही ठीक समझा। वापस लौटते समय उन्हें वैम्पायर्स की 2 से 3 टुकड़ी उस और जाति दिखाई दी। मेरे परदादा एक मास्टर क्लास मेज थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को परछाई में छिपाकर उनका पीछा करना ठीक समझा और उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। वो उसी वुल्फ के पीछे थे जिससे मेरे परदादा बिना लड़े ही हार चुके थे। पर वो वुल्फ जितनी खूबसूरत थी उतनी खूंखार भी थी। उसने बेहद वैम्पायर मारे पर अंत में हार गई और मेरे परदादा जी बिना किसी परवाह के उसे बचाने कूद पड़े। वो भी ये देखकर बहुत चौंकी और उन पर अपना दिल हार बैठी। पर इस रिश्ते को ना इंसान अपना सकते थे ना वुल्व्स। मेरे परदादा ने किंग को जाकर सारी बात बताई। किंग उन्हें काफी पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने उसे सबसे छुपा कर रहने की इजाजत दे दी। पर मामला वहाँ कहाँ खत्म होने वाला था। मेरी परदादी ये सब देखकर बहुत गुस्सा हुई और घर छोड़कर चली गई। मेरे परदादा के अब 4 बच्चे थे, 2 की माँ इंसान थी, 2 की वुल्फ पर। उस वुल्फ ने कभी बच्चों के साथ भेदभाव न करा, उन्हें एक जैसा ही पाला। पर ये खुशी कहाँ लंबे समय तक टिकने वाली थी। एक दिन लाल चांद की रात को लगभग 100 वुल्फ्स ने हम पर हमला कर दिया। मेरे पापा मम्मी की उस समय नई शादी हुई थी, मेरा तो जन्म भी न हुआ था। मेरे परदादा और वुल्फ दादी ने उनका खूब सामना करा। मेरे दादा वहीं पर रुके और मेरी दादी सब बच्चों के लेकर वहां से भाग निकली। उसके बाद किसी को नहीं पता मेरे बचे हुए परिवार के साथ क्या हुआ। जब मैं 5 साल की हुई तो मैं अपने चाचा और पापा मम्मी और एक बड़े भाई के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पर हमारी खुशियों पर तो जैसे ग्रहण लगा हुआ था। एक दिन रॉयल गार्ड्स ने आकर मुझे और मेरे भाई को उठा लिया। मेरे मम्मी पापा के रोकने पर उन्होंने रॉयल ऑर्डर दिखा दिए, पर मेरे चाचा को ये बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने उन दोनों गार्ड्स को वहीं मार दिया और हम दोनों भाई बहन को लेकर वहां से चल पड़े। पर गार्ड्स ने हमें रास्ते में ही ढूंढ लिया। पर मेरे चाचा मम्मी और पापा ने हम दोनों को जंगल में भगा दिया। पर जंगल में पहले से ही कुछ वेयरवुल्व्स हमारा इंतजार कर रहे थे। मेरे भाई ने मुझे दूसरी तरफ भागा दिया।
मेरे अंदर पीछे मुड़कर अपने परिवार को बचाने की ना ताकत थी ना समझ। फिर उस जंगल में भागते भागते मैं अपने भाई से भी अलग हो गई थी। बस मेरे पास एक ही आसरा था, नदी को पार करके दूसरी तरफ चले जाना। पर नदी पार करने की कोशिश में मैं उसी नदी में बह गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस किंगडम में थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने दिन काटे और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए प्रीति बोली, बस यही कहानी है प्रीति वेनिटास की। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, मिशन के बारे में बताओ, क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास। देव थोड़ा कंफ्यूज हो गया और घबराते हुए प्रीति से बोला, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर प्रीति ने देव से वो नक्शा लिया और उसे उल्टा करके एक स्पेल पढ़ा। ट्रांसलेशन अहम। ऐसा पढ़ते ही उस मैप के पीछे लिखाई उभरने लगी। उसमें लिखा था, डियर रीडर, आपने ये मिशन को एक्सेप्ट करके अपनी बहादुरी का सबूत दे दिया है। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हम जितनी भी इस परेशानी के बारे में जानकारी जुटा पाए हैं हमने सब इसमें लिख दी है और हम आज भी आपकी मदद करते रहेंगे। आपसे जल्दी मिलने की आशा रहेगी। इस बीमारी को शुरू हुए लगभग 1 साल हो चुका है। पहले तो हमने नजदीकी डॉक्टर व जादूगरों से मदद लेने की कोशिश करी पर कुछ काम न आया। फिर हमने रॉयल कोर्ट में मदद मांगी पर कोई नहीं आया। फिर अंत में हमें अपनी रिक्वेस्ट हर जगह के एडवेंचर गिल्ड में डालनी पड़ी और आप हमें मिल गए। इस बीमारी के प्रभाव से लोग धीरे धीरे पागल होते जे आ रहे हैं। इसकी शुरुआत में पहले लोगों को नींद नहीं आती थी। हमने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर लोगों को संख्या बढ़ने लगी। फिर जो लोग इसके शिकार हुए थे उन्होंने आम लोगों पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। हमने उन लोगों जांच के लिए कैद कर रखा है। जब ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ गई तो हम हर बीमारी से ग्रहित आदमी को गांव से दूर एक अलग जगह रखने लग गए। जांच से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा पर हम इतना जान चुके हैं कि ये बीमारी अपने लक्षण पहले दिन से ही दिखा देती है। लेकिन हम इतना जान चुके हैं कि ये बीमारी धीरे धीरे पूरे किंगडम को चपेट में ले लेगी अगर इसका इलाज ना किया करा। ट्रेन से हमारा गांव लगभग कुछ 40 किमी दूर है। आप स्टेशन के पास लाल धुआं जलाकर संदेश दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको लेने पहुंच जाएगा। अकेले आना खतरनाक भी हो सकता है। गांव में आकर आप सीधा मुझसे मिल सकते हैं। विलेज चीफ। इतने में वह दोनों उसे पढ़कर खत्म कर पाते। इतने में एक व्यक्ति उनका ऑर्डर लेने आया और बोला, सर मैम अपना ऑर्डर दीजिए। प्रीति ने उन दोनों के लिए ऑर्डर दे दिया और देव से कहा, ऐसी बीमारी का जिक्र तो सर की किताब में भी नहीं है, हम कैसे उनकी मदद करेंगे। देव ने भी थोड़ा परेशान होते हुए कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतने देव की बात खत्म हुई ही थी। इतने में एक बूढ़ी औरत देव और प्रीति के पास आई और बोली, बेटा अच्छे घर से लगते हो, गरीब से भी कुछ ले लो, मेरी भी मदद हो जाएगी। बेशक देव के पास अभी पैसे की तंगी थी पर फिर भी उसी बूढ़ी औरत को देख इनकार न कर सका। देव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अम्मा जरूर दिखाइए, क्या क्या है आपके पास। उस अम्मा की मानो सुबह से कुछ बिका ही न था। वो ऐसे खुश हुई मानो किसी को उसका खोया हुआ खजाना मिल गया हो और बोली, देखो बेटा, ये सारे की सारे औजार मैंने अपने जादू से बनाए हैं। मेरे पति एक एलीट क्लास मेज थे। उन्होंने अपनी मौत से पहले मुझे ये सब बनाने सिखाए थे। फिर उसने बिना रुके अपने झोले में से सुंदर और कुछ अलग अलग से इक्विपमेंट निकालने शुरू करे। ये अंगूठी जादुई है। इसकी मदद से तुम अपने साथी को ढूंढ और उससे बात कर सकते हो जब तक कि वो किसी जादुई दायरे में कैद ना हो। ये तो तुम्हें जरूर ही लेनी चाहिए क्योंकि आजकल मुसीबत कब टूट पड़े कुछ नहीं पता। और मैं तुम दोनों को एक एक अंगूठी सिर्फ 10 सिल्वर में दे दूंगी। ये भी देखो, इस खंजर से तुम किसी भी धातु को काट सकते हो। इससे स्पेशल मेटल से बनाया गया है। इतने में वो अम्मा और कुछ दिखाती वो वेटर आ गया जिसने उनका ऑर्डर लिया था और उसने उस बुढ़िया के हाथ से वो खंजर लेकर के एक लोहे के पाइप पर दे मारा। खंजर के 2 टुकड़े हो गए और वो हंसता हुआ बोला, इसकी बातों में मत आना साहब, इसका रोज का यही काम है। ये लोगों को झूठ झूठ कहानी सुनाकर ऐसे ही लूटा करती है। आजू बाजू वाले जो देख रहे थे उन्होंने भी बुढ़िया की और नफरत भारी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। बेचारी बुढ़िया शर्म के मारे वहां से चुपचाप आगे की ओर बढ़ चली। देव को उस वेटर का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा न लगा और प्रीति के कुछ बोलने से पहले ही वह उठ खड़ा हुआ और बोला, भाई किसी गरीब का नुकसान क्यों करते हो। अगर मदद नहीं करनी थी तो वेटर को ये बात अच्छी ही लगी और मुंह बनाते हुए बोला, सर मैंने आपको धोखाधड़ी से बचाया है। आपको तो मेरा शुक्र गुजर होना चाहिए और आप मुझे ही सिखा रहे हो। इतना परवाह तो ले लो ना जाकर उससे नकली सामान। इतना कहकर उसने मुंह बनाया और खाना उनके आगे रख कर चल दिया। देव ने उस अम्मा का वो टूटा हुआ खंजर उठाया और उसको ढूंढने चल दिया। कुछ डब्बे पार करने के बाद देव वो एक किनारे पर वही अम्मा खड़ी मिली। देव ने सर झुकाकर कहा, अम्मा आपका ये सामान वही रह गया था। उस बेचारी ने चुपचाप उसे अपने झोले में रख लिया और कुछ न बोली। देव ने फिर कहा,
अम्मा वो अंगूठी तो दे दो, क्या पता कब काम आ जाए, वैसे भी मुसीबत बताकर थोड़ी आती है। इतना कहकर देव ने उसकी ओर पैसे बढ़ा दिए। उसने वो पैसे लिए और 2 अंगूठी निकली और उन्हें देव की ओर बढ़ाते हुए बोली, भले आदमी लगते हो। कहाँ जा रहे हो बेटा? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा यहाँ टर्न गांव तक एक मिशन है जो हम दोनों ने कल ही लिया। मानो गांव का नाम सुनते ही उसको सांप सूंघ गया और घबराते हुए बोली, बेटा वहां न जाओ तो ही अच्छा है। बहुत लोग अब तक वहां जाकर जान गंवा चुके हैं, क्यों जवानी में अपनी मौत बुला रहे हो? देव उसकी बातों को सुन थोड़ा परेशान हुआ और बोला, किसी को तो उनके लिए जान का जोखिम लेना होगा। वैसे आप अगर कुछ जानते हो तो बता दीजिए, हमारी भी मदद हो जाएगी। उस बूढ़ी महिला ने पहले तो कुछ सोचा, फिर डरती हुई बोली, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर इतना जान लो जिसे वो बीमारी का नाम दे रहे हैं वो बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है जो कई 100 सालों से वहां कैद था और किसी ने उसे आजाद कर दिया है। फिर उस औरत ने अपने गले से एक चाबी निकालकर देव को पहना दी और बोली, बेटा भले इंसान हो इसलिए ये तोहफा दे रही हूँ। जब तुम्हें कहीं रास्ता न मिले, जब तुम्हें ये रास्ता दिखाएगी, इसको संभाल कर रखना। वो चाबी देव के गले से उतर कर गिर गई तो उसे उठाने को झुका और जैसे ही देव उस चाबी को उठाकर ऊपर उठा, वो अम्मा मानो गायब हो चुकी थी। देव ने इधर उधर उन्हें ढूंढना चाहा, पर वो देव को न मिली। फिर वह अपनी सीट की ओर चल दिया। अब उस अम्मा की बातें देव के मन में घूम रही थी कि कहीं देव ने प्रीति को किसी खतरे में तो नहीं डाल दिया। देव जाकर सीट पर बैठा तो प्रीति खाना लिए उसका इंतजार कर रही थी और मुंह फुलाते हुए बोली, खाना भी ठंडा कर दिया, अब तो खा लो। देव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से अंगूठी निकली और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि एक कलर चूज कर लो, तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। अंगूठी को देखते ही प्रीति के चेहरे पर हंसी खिलखिला गई, पर सच में अगर अंगूठी नकली भी थी तो इस हंसी के लिए उनकी कीमत कुछ भी न थी। अब देव को वो बुढ़िया की बात सोच सोच कर फिक्र हो रही थी, पर उसने प्रीति को इस सब में उलझाना ठीक ना समझा और वह प्रीति के साथ बैठकर खाना खाने लगा। शाम के 9 बज गए थे। अभी उन्हें कम से कम 5 घंटे और बाकी थे। प्रीति बोली, थोड़ी देर सो जाओ, फिर आगे हमें बहुत कुछ करना है, ना जाने आगे कौन कौन से खतरे हैं। प्रीति ये कहकर अपनी सीट पर सो गई, पर देव की नींद तो उड़ गई थी। उसने फिर वो नक्शा उठाया और बार बार सारी बातें दोबारा पढ़ने लगा, पर कुछ खास ना मिला। थोड़ी देर बाद देव की भी आंख लग गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो देव ने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया। चारों तरफ अंधेरा था, वह कुछ भी बोल ना पा रहा था। उसने एल्दियागो को भी बुलाना चाहा, पर कोई जवाब नहीं। इतने में उसे प्रीति के चिल्लाने की आवाज आई, देव 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 देव। देव सोया तो ट्रेन में था, पर जब वह जागा तो सीधा अब एक अंधेरे कमरे में था। जैसे ही देव की आंख खुली, उसने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया। चारों तरफ अंधेरा था, वह कुछ भी बोल ना पा रहा था। उसने एल्दियागो को भी बुलाना चाहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। इतने में उसे प्रीति के चिल्लाने की आवाज आई, देव देव। ये आवाज देव के कानों में गूंज रही थी, पर एकदम से उसकी आंखों के सामने से अंधेरा गायब हुआ और उसने देखा कि प्रीति उसे उठा रही थी। प्रीति को देखते ही देव ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? प्रीति ने बड़े प्यार से देव के सर पर हाथ फिराया और देव को आंखों में देखते हुए बोली, अरे अब तुम सपनों में मुझे देखते हो? सो क्यूट। प्रीति की इस बात को सुनकर देव एकदम से पीछे हट गया और देव गालों पर आई लाली को देखकर प्रीति भी जोर से हंसने लगी और बोली, चलो अब मिस्टर शर्मा वापस जाना है क्या? उसकी इस बात के साथ दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और दोनों ट्रेन से उतरे। बाहर का माहौल एकदम किसी डरावनी मूवी जैसा था। आसमान में काले बादल, एकदम काली रात। आसमान में ना कोई चांद ना तारे, सुनसान स्टेशन। रात के लगभग 2 बजे हुए थे। जंगल में से आती जानवरों की डरावनी आवाज। अगर ये शायद पहले वाला देव होता तो डर जाता, पर अब देव बहुत कुछ ऐसा देख चुका था कि अब उसे ये भी डरावना नहीं लग रहा था। इतने में प्रीति बोली, देव क्या मैं धुआं करके गांव वालों को बुला लूं या फिर सुबह तक का इंतजार करूं? देव ने प्रीति को समझाते हुए कहा, हम बिना किसी प्लान के नहीं जा सकते, हमें एक प्लान चाहिए। प्रीति ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ तो फिर हम सुबह तक तो इंतजार कर ही लेते हैं। उसके बाद प्रीति एक बेंच पर जाकर बैठ गई। कोहरे की वजह से कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। प्रीति बेंच पर बैठी थोड़ी बेचैन लग रही थी। असल में वह भूख के कारण परेशान थी, पर उसे इस बात को देव को बताने में शर्म आ रही थी। पर देव इस बात को उसके चेहरे को देखकर ही समझ गया। वह उसके बगल में जाकर बैठा और आसमान की ओर देखते हुए बोला, यार जो ट्रेन में नूडल्स खाए थे कितने अच्छे थे ना? प्रीति ने बिना कुछ कहे ही हाँ में सर हिलाया। फिर देव ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, स्वाद तो मैं इसका खाना भी था, क्या खुशबू थी। इतना कहते ही प्रीति की बर्दाश्त से बाहर हो गई और वो देव के पीछे भागने लगी और बोली, रुक जा कुत्ते रुक जा, मुझे पता नहीं है कि तू जानबूझकर कह रहा मेरी भूख बढ़ाने के लिए।
और देव को तो इसी मौके की तलाश थी। वो भी जोर जोर से हंसता हुआ भाग लिया। कुछ देर पीछा करने के बाद प्रीति थक गई और वहीं एक बेंच पर बैठ गई। देव बड़ी ही शांति से उसके पीछे से गया और बड़े धीरे से उसके कान के नजदीक गया और कहा, स्वाद तो लेक पोक भी बहुत था, पर अब की बार प्रीति ने कुछ नहीं करा। फिर देव ने अपनी जेब से एक छोटा था बॉक्स निकाला और खोल के उसके सामने रख दिया। उसमें रस्क थे। उस डिब्बे को देखकर प्रीति ऐसे खुश हुई जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दे दी हो। वैसे उस दुनिया में चॉकलेट नाम की चीज नहीं थी, पर उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। प्रीति को अपने बचपन में कभी खुशी नसीब नहीं हुई थी शायद, इसीलिए भगवान ने देव को उसकी जिंदगी में भेजा था ताकि देव उसे छोटी छोटी खुशियां दे सके और उसको जिंदगी में रंग भर सके। देव यह सब सोच ही रहा था कि प्रीति ने उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। सुबह की पहली किरण के साथ देव की आंख खुली। प्रीति पहले ही उठ चुकी थी। देव के जागते ही वो उसके पास आई और प्यारी सी मुस्कान देते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, नींद कैसी आई? देव ने भी अपने दांत चमकाते हुए कहा, बहुत अच्छी। फिर देव ने प्रीति को अपने पास बैठाया और प्लान समझाने लगा। देव की बात सुनकर प्रीति जोर जोर से हंसने लगी और बोली, पूरी रात यही सोचा था क्या? इतना बोलकर वह फिर जोर से हंस पड़ी। उसके बाद बिना किसी देरी के दोनों ने धुआं जला दिया। वह दोनों चाहते तो अकेले भी जा सकते थे, पर उन्होंने पहले विलेज चीफ से मिलना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद दो आदमी उनके पास आए और उनकी ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए बोले, आप दोनों चीफ की रिक्वेस्ट पर यहाँ आए हैं। प्रीति ने खड़े होकर उन्हें नक्शा दिखाते हुए कहा, जी हाँ, मैं प्रीति हूँ और ये मेरा असिस्टेंट देव है। उसके बाद उनमें से एक ने आगे बढ़कर प्रीति से हाथ मिलाया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। प्रीति देव की ओर मुड़ी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, वो एक कामचोर, सब सामान ध्यान से रख लियो, कुछ छूट न जाए। उनमें से एक व्यक्ति देव के पास आया और बोला, भैया तुमसे ऐसे क्यों बात करती है? तुम कई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? देव को थोड़ी थोड़ी सी हंसी आने लगी थी, पर उसने अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, साहिब काम ढूंढना इतना आसान काम थोड़ी ना है, जहाँ गुजारा होकर लेते हैं। इतना कहकर देव ने दोनों के बैग उठाए और जाकर प्रीति के साथ बग्घी में सवार हो गया। उनमें से दूसरे आदमी ने प्रीति से पूछा, मैडम, यहाँ तक पहुँचने में आपको कुछ परेशानी तो नहीं हुई? प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, हम तो रात को ही पहुँच गए थे। वो तो देव को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। कुछ 10-20 मिनट लगी होंगी और बग्घी जंगल पार करके गांव में घुसी। और सच में अकेले न आने का फैसला बिल्कुल ठीक था। जंगल घना तो था ही, पर साथ ही साथ बहुत बड़ा भी था। कोई भी आम आदमी उसमें आराम से खो सकता था। गांव में घुसते ही देव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो उसे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया हो। एकदम से एल्दियागो ने देव से कहा, मास्टर, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा डार्क और इविल ताकत महसूस हो रही है। देव को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। देव ने भी एल्दियागो से गंभीर होते हुए कहा, डार्क पावर्स के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, पर हाँ, कुछ अलग अलग सा तो मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। देव की बात एल्दियागो से अभी खत्म भी नहीं हुई थी। इतने में प्रीति धीरे से देव के पास आई और बोली, देव तुम्हारा प्लान काम तो करेगा ना? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देव ने प्रीति को समझाते हुए बस हाँ में सर हिला दिया। असल में देव भी नहीं जानता था कि उसका प्लान का करेगा या नहीं। बस देव ने खुद के मन पर भरोसा करके प्लान बनाया था। आखिर वो एक 10वीं क्लास का बच्चा ही था जो अभी तक यही खोजने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आकर फंस गया। घोड़ों की हीनती आवाज के साथ बग्घी रुकी और एक लंबे चौड़े आदमी ने आकर प्रीति का हाथ पकड़कर उतारा। और जो दो आदमी उनके साथ आए थे, उनमें से एक ने आंखें बढ़कर बोला, ये हमारे चीफ के बेटे हैं। बहुत ताकतवर और बहादुर वॉरियर है और साथ ही एक मास्टर लेवल मेज भी है। इन्हीं की वजह से हमारा गांव जंगल के खतरों से सुरक्षित है। इतनी तारीफ सुन के तो उस व्यक्ति ने अपनी छाती फूला ली और बड़े ही ताव में बोला, आप फिक्र मत कीजिए, कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो एक बार दिल से हमें याद करना, हम आपके आसपास ही मिलेंगे। प्रीति ने उसकी बात का कुछ खास जवाब ना दिया, पर देव कहाँ चुप रहना वालों में से था। उसने भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, सर, ये हमारी प्रीति मैम जो है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही एक फौज के बराबर है। देव की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बड़े ही ताव से बोला, अरे आधी फौज को तो इनकी खूबसूरती ही मार देती होगी। बस उसने इतना कहा ही था कि प्रीति गुस्से में बोली, मैं यह किसी काम से आई हूँ, इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अपने चीफ को बुलाओ। इतना कहकर प्रीति आगे की ओर बढ़ चली, मानो चीफ के बेटे की होशियारी सब धरी की धरी रह गई हो। इतने में सामने से एक आदमी निकल कर आया। उसकी काली काली घनी मुश्किल थे और आंख एकदम सफेद। जी हाँ, पूरी आंखें सफेद। उसकी आंखों की पुतलियां तक गायब थीं। देव तो उसे देख करके एक बार को डर ही गया।
उस आदमी के दोनों तरफ कवच में लिपटे 4 गार्ड्स भी थे। देव तो देखते ही समझ गया था कि हो ना हो यही यहाँ का हेड है। फिर उसने अपनी भारी सी आवाज में कहा, स्वागत है आपका इस गरीबों की बस्ती में। अगर हालात थोड़े से भी अलग होते तो हम आपको और अच्छे से स्वागत कर पाते। आप मेरे बेटे रॉकी से तो मिल ही चुके हो और मैं हूँ इस विलेज का चीफ ट्रेवर। प्लीज अंदर आ जाइए, हम अंदर बैठकर आगे की बात करते हैं। इतना कहकर वो अंदर की ओर चल दिया। देव और प्रीति भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगे, पर इतने में एक छोटी सी बच्ची आकर देव के पैर से लिपट गई। आप चले जाओ यहाँ से, आप चले जाओ। वो बच्ची बस रोए जा रही थी और इन्हीं बातों को बार बार बोले जा रही थी। इतने में उनमें से एक गार्ड ने उसे पकड़ा और जोरों से उसे खींचता हुआ बाहर की ओर ले जाने लगा। एक 7-8 साल की बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव देव को बर्दाश्त न हुआ। देव की आंखों में एकदम खून उतर गया। देव गुस्से में कुछ कदम उठाने ही वाला था, इतने में प्रीति ने अपना एक स्पेल पढ़ा। एयरट्रोपोट्री स्पेल पूरा होते ही गार्ड से जाकर एक हवा का गोला टकराया और वो गार्ड दूर जाकर पड़ा। देव ने भी भागकर जाकर उस बच्ची को उठाया। वो बच्ची फिर अपनी रोती आवाज में बोली, सर किसी पर भरोसा ना करो, यहाँ से चले जाओ, प्लीज जाओ साहब, चले जाओ। इतना बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। वो गार्ड गुस्से में उठा और जोर से स्पेल पढ़ने लगा, पर इतने में ट्रेवर ने आगे आकर उसके तमाचा मारा और चिल्लाते हुए बोला, तुझे पता नहीं है कैसे बर्ताव करते हैं बच्चों के साथ। बदतमीज ट्रेवर की एक डांट सुनते ही वो गार्ड सीधा खड़ा हो गया। अब ट्रेवर प्रीति की तरफ घूमा और बोला, मैं आपसे माफी चाहता हूँ अपने आदमी के बर्ताव के लिए। इतना कहकर वो देव के पास से बच्ची ले गया। देव ने कोशिश तो करी ना देने की, पर प्रीति ने आंखों से इशारा कर देव को उसे जाने देने को कहा। ट्रेवर ने बड़े ही प्यार से उस बच्ची को देव के हाथ से लिया और अपने बेटे रॉकी को देते हुए कहा, इसका इलाज कराकर इसे कुछ खिलाओ पिलाओ और इसके भाई के पास छोड़ दो। और फिर देव और प्रीति के साथ अंदर की ओर चलने लगा। प्रीति और देव के साथ टहलते हुए ट्रेवर ने बड़ी ही दुख भारी आवाज में कहा, इसके माता पिता दोनों ही बीमारी का शिकार हो गए हैं जब से बेचारी की यही हालत है। पर प्रीति को तो जैसे ट्रेवर की बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। प्रीति ने पुस की बात को बीच में काट दिया और बोली, हम अभी बीमार लोगों से मिलना चाहेंगे और जो सबसे पहले इस बीमारी का शिकार हुए थे, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी और मुझे सारी जानकारी 2 घंटे में चाहिए। ट्रेवर ने बड़ी गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, बीमार लोगों से मिलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पर प्रीति ने बिना उसकी पूरी बात सुने ही कहा, कोई नहीं सर, आप हमारा काम हम पर छोड़ दीजिए। ट्रेवर को मानो ये बात दिल पर लग गई और उसने अपने बेटे की ओर देखकर कहा, रॉकी इनकी खातिर में कोई कमी ना रहे। इतना कहकर वो अपने उसी रुतबे के साथ बग्घी पर सवार हो निकल गया। रॉकी बड़े प्यार से प्रीति के पास गया और बड़े ही तहजीब से मुस्कुराते हुए बोला, प्रीति जी आप मेरे साथ आइए, आपको आपका रूम दिखा देता हूँ, आप लोग आराम करना और उसके बाद मैं आपको मरीजों के पास ले चलूंगा। इतना कहकर वो अंदर की ओर चला। वह दोनों भी उसके पीछे पीछे गए। दूसरी मंजिल पर जाकर रॉकी ने 2 रूम दिखाए, एक देव का और एक प्रीति का। दोनों अपने अपने रूम में चले गए। देव रूम में पहुंचा ही था कि एल्दियागो ने कहा, मास्टर इस गांव में मुझे किसी बहुत बुरी शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही है और वो ताकतवर भी और शायद मुझसे भी ज्यादा। इतने में देव उसकी बात का जवाब देता। इतने में दरवाजे पर नॉक हुई। की खड़ा था। रॉकी को देखकर पहले तो देव हैरान हुआ, पर देव के कुछ पूछने से पहले ही रॉकी ने देव की ओर देखते हुए कहा, तू प्रीति जी का नौकर है ना? देव को पहले तो इस बात को सुन थोड़ी सी हंसी आई, पर अपनी हंसी को काबू करते हुए देव ने अपनी आवाज सख्त कर ली और थोड़ी कड़क आवाज में कहा, नौकर नहीं असिस्टेंट और सबसे करीब दोस्त भी। पहले तो रॉकी ने देव को देखते हुए थोड़ा मुंह बनाया, फिर उसने आगे बोलना शुरू करा, हाँ हाँ ठीक है, ये लो 50 सिल्वर और मुझे प्रीति की पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ जानना है। इतना कहकर रॉकी ने 50 सिल्वर देव के हाथ में थमा दिए। देव ने भी बिना एक भी पल गवाए पैसे ले लिए। आखिर सामने से आते हुए पैसे किसे अच्छे नहीं लगता। आखिर पैसे कमाना भी तो उनका एक मकसद था। पैसे लेने के बाद देव ने बोला, इतने से पैसों के लिए मैं अपनी बॉस को धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर देव गेट बंद करने लगा कि रॉकी ने अपने हाथ से गेट बंद होने से रोका और अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, लो 10 गोल्ड और ले लो, पर यह बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं लगनी चाहिए। देव ने वो पैसे भी ले लिए और बोलना शुरू करा, हमारी मैडम को पैसों या ताकत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आदमी दिल का सॉफ होना चाहिए। रॉकी ने देव को टोकते हुए बोला, अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ उन्हें पसंद क्या क्या है? देव ने फिर कहा, उन्हें खाने में गुड गुड फल बहुत पसंद है। इतना सुनते ही रॉकी मानो सहम गया और बोला, गुड गुड, तुम मुझे पागल बना रहे हो क्या? देव ने फिर कहा, ऐसा है अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद पूछ लो।
इतना कहकर देव ने दरवाजा बंद कर दिया और वो बेचारा एक अजीब सी शकल बनाकर चला गया। रॉकी के चेहरे के भाव देव खुद भी नहीं समझ पा रहा था। देव उसके बाद सोने जा ही रहा था कि उसे किसी की आहट महसूस हुई। देव ने ध्यान लगाकर अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाया। देव ने सुना कि एक आदमी कह रहा है, आज के बाद अगर तुम्हारी बहन यहाँ दिखी तो अच्छा नहीं होगा। फिर एक पतली सी आवाज आई, सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। देव ने खिड़की से बाहर देखा। उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़े एक 12-13 साल का बच्चा उसे अपने साथ ले जा रहा था। देव इतना तो समझ गया था कि यहाँ कुछ तो उनसे छिपाया जा रहा है, और यही बात सोचते सोचते देव ने अपना स्पेल पढ़ा। एल्टीप्रेस्टेलम और देव के पंख निकल आए। उसे आज भी ये एक सपना सा लग रहा था, पर उसके पास खुश होने के लिए ज्यादा समय नहीं थी और देव ने खिड़की से उड़ान ली और उन बच्चों का पीछा करना शुरू करा। थोड़ी देर चलने के बाद देव ने देखा कि उन दोनों बच्चों के पीछे एक गार्ड आ रहा है। गार्ड उन बच्चों की नजरों से छिपता छिपाता आ रहा था। गार्ड के पीछा करने के तरीके से देव समझ गया था कि इसके इरादे ठीक नहीं है। देव ने ऊपर से ही फायर स्पेल पड़े और उस पर हमलों की बारिश कर दी, पर वो भी एक एक्सपर्ट मेज था। उसने बड़ी फुर्ती से बचाव करा, पर देव ने भी अपनी पूरी रफ्तार से दोनों बच्चों को उठा लिया और उन्हें लेकर जंगल की गहराई में गायब हो गया। बच्चे जोर से चिल्ला रहे थे, इसीलिए देव को उन्हें नीचे उतरना पड़ा। देव के उन्हें नीचे उतारते ही वो लड़का अपने कदमों पर झुक गया और बोला, आप मुझे खा लीजिए, पर मेरी बहन को जाने दीजिए। उस बच्चे की इस बात पर देव को हंसी भी आई और उस पर गर्व भी हुआ, और देव ने अपने पंखों को वापस भेजते हुए कहा, मेरा नाम देव है, मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए आया हूँ। कोई तुम्हें पीछे से मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से भागकर यहाँ ले आया। देव की बात खत्म हुई ही थी, इतने में वो बच्चा बोला, सर आप यहाँ से चले जाओ, ये कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि ये सब उस चीफ का ही करा धारा है। इतना कहकर वो रोने लगा। देव को उस चीफ पर भरोसा तो था ही नहीं, पर अब ये बातें सुनकर उसका भरोसा बिल्कुल ही टूट गया था। देव ने फिर उस बच्चे ने पूछा, पर तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? देव ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहता था। बच्चे ने अपने आंसू संभाले और बोलना शुरू करा, मुझे सही से तो नहीं पता, पर मुझे मेरे पापा ने बताया कि पहले वाला विलेज चीफ एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, पर उसकी मौत के बाद उसके छोटे भाई को चीफ बना दिया गया। उसके कुछ सालों तक तो सब ठीक था, पर लगभग 1-2 साल पहले इसने एक बंद पड़े ही एक कोयले की खदान को वापस खुलवाना शुरू कर दिया। गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों ने मना भी करा, पर ये कहाँ मानने वाला था। इसने लोगों के साथ जोर जबरदस्ती से वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले तो सब ठीक था, पर कुछ महीनों बाद इस बीमारी ने हमारे गांव को धीरे धीरे चपेट में लेना शुरू कर दिया। मेरे माँ पापा भी उसका शिकार बन गए, पर इसने न तो मदद मांगी न ही राजा को खबर दी। पर जब बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई, जब इसे मजबूरी में मदद मांगनी पड़ी, इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता, पर आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। बच्चे की बात खत्म हुई तो देव ने उससे पूछा, ये खदान कहाँ है वैसे? बच्चे ने फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए जवाब दिया, जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है, उसके नीचे उस खदान का रास्ता है, पर अब वहाँ पर हमेशा पहरा रहता है। देव ने हाँ में सर हिलाया और उन बच्चों को उनके घर तक छोड़ दिया और वापस प्रीति के पास चल दिया। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह यह सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वह घर पर पहुँच गया। बाहर ही प्रीति रॉकी उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पहुँचते के साथ ही रॉकी आया और बोला, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। देव ने थोड़ा हंसते हुए कहा, वो मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए कुछ खाने के लिए लेने गया था, पर मैं रास्ते में खो गया। फिर मुझे डर लगने लगा तो मैंने लौटना ही ठीक समझा। इतना सुनकर रॉकी हंस पड़ा और देव के पास आया और जेब से निकालकर उसे कुछ अजीब से दिखने वाले फल दिए और खाने को कहा, और सच में उन फलों का स्वाद लाजवाब था। उसके बाद रॉकी बोला, मैं आपको ले तो जा रहा हूँ, पर आप उनसे जितनी दूरी बनाकर रखोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके हमले जानलेवा होते हैं और उनके दांत से निकालने वाले जहर का कोई भी इलाज हमारे पास नहीं है। रॉकी जब ये बात बता रहा था तो रॉकी के चेहरे पर प्रीति के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। फिर रॉकी कुछ देर रुका और आंखों में आंसू भर के बोला, प्रीति, तुम अगर उनसे ना ही मिलो तो अच्छा है, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख पाऊंगा। इतना बोलकर फिर वो चुप हो गया और फिर प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी परवाह करने का शुक्रिया, पर मैंने ये काम ले लिया है और मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकती। रॉकी ने इतनी बात सुनी और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए चल दिया। वह कुछ दूर जंगल में चले और उसके बाद एक मंदिर पर जा पहुंचे। शायद ये वही मंदिर था जिसके बारे में देव को बच्चों ने बताया था। ये मंदिर देव की दुनिया के मंदिरों से बिल्कुल अलग था। उसके चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां थीं, पर उसके धर्म का एक भी नहीं मानो उनकी दुनिया के भगवान भी अलग हो। वहां पहुंचकर रॉकी ने कहा, देखो ये मंदिर सदियों पुराना है, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। उन लोगों को हमने इसी के एक कमरे में कैद करा है ताकि किसी गांव वाले को वो नुकसान ना पहुंचा सके।
दोनों ने हाँ में सर हिलाया और उस मंदिर में प्रवेश करा। उसमें घुसते के साथ ही एक अजीब सी ताकत देव को महसूस होने लगी। फिर वह रॉकी के पीछे पीछे उस कमरे तक पहुंचे। कमरे के बाहर ही 2 गार्ड्स थे। उनमें से एक ने रॉकी को सलाम करते हुए ताला खोला। खोलने के बाद उनकी आंखों के आगे एक बेहद ही डरावना नजारा था। फटे कपड़े, खून में लथपथ, हाथ लाल आंखें और मुंह में मांस के टुकड़े और एक घिनौनी सी आवाज, घर ररैया। और उनके कदमों में पड़े उन्हीं के जैसे लोग, मगर टुकड़ों में, मानो किसी जानवर की भांति वो उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। इस नजारे को देखकर ही प्रीति के होश उड़ गए, पर अपने आप को थामते हुए उसने आगे बढ़कर उन्हें और अच्छे से देखने की कोशिश करी। इतने में उनमें से एक ने पिंजरे में से हाथ निकाला और प्रीति की ओर बढ़ाया, पर ना जाने से कहां से रॉकी ने एकदम से आकर उस हाथ को काट दिया। उसके बाद देव ने रॉकी से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मिस्टर, क्या आप हमें उस खान तक भी ले जा सकते हैं जो इस मंदिर के नीचे से जाती है? प्रीति को देव ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था, पर प्रीति को उस पर भरोसा था, इसलिए उसने बीच में कुछ न कहा। फिर रॉकी ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हें खान के बारे में कैसे पता? प्रीति ने एकदम से जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी ने हमें उसके बारे में आते ही बता दिया था। रॉकी बेचारा प्रीति के इस झूठ को पकड़ न सका, और पकड़ता भी कैसे? वो तो उसकी खूबसूरती में इतना खो चुका था कि उसकी आंखें हमेशा उसी पर जमी रहती। रॉकी ने हाँ में सर हिलाया और उन्हें उस ओर ले चला। वह सब सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खान के गेट पर पहुंचे। इतने में एल दियागो बोला, मास्टर, यहाँ पर जो भी है बहुत ताकतवर है, प्लीज सावधान रहिए। इतने में देव उसे कुछ जवाब देता। इतने में अंदर से दरवाजा खुला और ट्रेवर, जो वहाँ का चीफ था, वो बाहर आया और बिना इधर उधर देखे उसने रॉकी के गाल पर तमाचा धर दिया और बोला, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर बाहर वालों का आना मना है, तुम इन्हें यहाँ कैसे लाए? पर रॉकी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इतने में प्रीति बोली, हम यहाँ पर इस बीमारी का इलाज ढूंढने आए हैं, जहाँ भी हमारा मन करेगा हम वहीं जाएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। प्रीति ने इतना कहा ही था कि ट्रेवर के चेहरे पर में एक शैतानी हंसी आ गई और बोला, मैंने तुमसे ये बात पूछी नहीं है, बताई है। इतना कहकर उसने एक फूंक मारी और देव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाद देव की आंख सीधा रात में खुली। देव जंगल के बीचों बीच पड़ा था, पर प्रीति कहाँ है? उसे अपने आसपास न पाकर देव उसे इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं न मिली। इतने में एल दियागो बोला, प्रीति को उसी खान में बंधी बनाकर रखा, आपको बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पर देव ने उसकी एक बात न सुनी। उसने अपने पूरे गुस्से को एक जगह जमा करा और अपना स्पेल पढ़ा। एल्टी प्रेस टेलम स्पेल खत्म होते ही उसके पंख निकल आए। उसने पूरी रफ्तार से उड़ान भारी और मंदिर की ओर बढ़ चला। लेकिन अब वहाँ का नजारा एकदम ही अलग था। ना जाने इतने सारे गार्ड उसने इतने कम समय में कहाँ से ले आया। देव के पास इतना सोचने समझने का समय कहाँ था। प्रीति की फिक्र देव को हर वक्त और गुस्से वाला बना रही थी। देव ने ऊपर से उन पर हमला शुरू करा, एक के बाद एक फायर बॉल। गार्ड कुछ समझ पाते इससे पहले चारों तरफ आग का मंजर था। देव ने उसी गुस्से के साथ आवाज लगाई, एल दियागो मेरे पास आओ। एल दियागो अपने बड़े विशाल रूप में देव के सामने आ गया। देव ने उन सभी गार्ड्स को एल दियागो के हाथों सौंपकर देव अंदर बढ़ चला। रास्ते में आने वाले हर गार्ड को उसने बिना किसी स्पेल के इस्तेमाल करे अपने पंखों और मुक्कों से ही कुछ ही पलों में ढेर कर दिया। देव के पंख इस समय की तलवार को तरह थे। देव एक के बाद एक गार्ड के सर को उनके शरीर से अलग करता था। बेशक देव के लिए ये आसान न था, पर देव को एक हो बात का डर था, कहीं देव की गलती की सजा प्रीति को चुकानी न पड़ जाए। देव अपनी पूरी ताकत से बढ़ता चला जा रहा था। वह सीधा उस खान में घुस गया और जैसे ही देव अंदर पहुंचा, थोड़ी दूर पर ही प्रीति बेहोश पड़ी थी और साथ में रॉकी भी। पर रॉकी क्यों? वो तो उसका ही बेटा था। कोई भला अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? इतने देव इन सब सवालों के जवाब सोचता पीछे से ट्रेवर आया और बोला, मैंने तुम्हें कम समझा था। मुझे लगा जो आदमी अंधेरे से डरता है वो मेरा क्या सामना करेगा, पर तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, तुम कम से कम सच बताने के तो लायक हो। इतना कहकर ट्रेवर एक पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा और उसने बोलना शुरू करा। सदियों पहले गॉड्स और डिमंस की लड़ाई हुई थी। उसमें कई जगह थी जहाँ पर डिमंस छुपे थे, जिनमें से एक ये मंदिर था। फिर ट्रेवर ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, यहाँ पर छिपे हुए डी बेशक हार गए, पर उनकी वो खूंखार तलवार आज भी यहीं पर रखी हुई, जिससे भगवान को भी हराया जा सकता। हराया क्या, इससे तो उनकी जान तक ली जा सकती है। आज वो दिन है जब मैं उसकी सारी ताकत अपने अंदर संभालूंगा, उस ताकत को इस कैद से आजाद करूंगा। इतना कहकर ट्रेवर जोर जोर से हंसने लगा, पर देव को उसकी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। देव बस एक बार प्रीति को उठते हुए देखना चाहता था। इतने में प्रीति ने धीरे धीरे अपनी आंख खोली और बोली, देव क्लास में नहीं जाना। बस उसकी बातें सुनते ही देव को पता लग गया कि वो बिल्कुल ठीक है। देव ने उसे वहीं बैठाया और अपने पंखों को खोलकर ट्रेवर की तरफ बढ़ा, पर ट्रेवर भी एक ताकतवर वॉर मेज था।
उसने उसकी तरफ बिजली के खंजारों की बारिश कर दी, पर देव उनसे जैसे तेज से बचते हुए उसकी ओर बढ़ा और पर जोरदार मुक्कों की बारिश कर दी। देव पहले अपनी फिजिकल ताकत से ट्रेवर को कमजोर कर देना चाहता था। ये बात देव को एल दियागो ने बताई थी कि जो मेज जितना ताकतवर होता है उसकी फिजिकल ताकत उतनी ही कम होती है। इसलिए देव अपनी दोनों ताकत पर भरपूर ध्यान दे रहा था, एक के बाद एक मुक्के, जिसकी वजह से ट्रेवर कोई भी स्पेल इस्तेमाल नहीं कर पाया। पर देव रुकना नहीं चाहता था। प्रीति ने पीछे से आकर देव का हाथ पकड़ लिया और एक बड़ी मीठी सी मुस्कान देते हुए बोली, छोड़ो इसे, इसकी सजा रॉयल कोर्ट देगा। चलो, इस खान को सील करना ही इस बीमारी का इलाज है। प्रीति की इस मुस्कान ने देव का सारा गुस्सा शांत कर दिया। देव को सबसे ज्यादा फिक्र इस समय प्रीति की ही थी। देव ने प्रीति की हाँ में हाँ मिलाई और ट्रेवर पर अपने वार रोक दिए। देव प्रीति को लेकर वापस घूमा, पर तभी एल दियागो अपने पंख फैलाकर उड़ता हुआ प्रीति और देव की तरफ बढ़ा। इससे पहले प्रीति और देव कुछ समझ पाते, एल दियागो ने प्रीति और देव दोनों को अपने पंखों से ढककर सुरक्षित कर लिया था। प्रीति और देव एल दियागो के पंखों के नीचे सुरक्षित थे। देव एल दियागो के पंखों पर हो रहे वार को महसूस कर पा रहा था। जब एल दियागो ने अपने पंख हटाए तो पता लगा कि ट्रेवर फिर से खड़ा हो गया था और उसने पीछे से प्रीति और देव पर हमलों की बरसात कर दी थी। पर एल दियागो ने अपना फर्ज बखूबी निभाया था। पर प्रीति को इस समय ट्रेवर से ज्यादा एल दियागो से डर लग रहा था। पर इससे पहले प्रीति कुछ कह पाती, एल दियागो ने ट्रेवर की ओर उड़ान भर ली। पर ट्रेवर भी एक पावरफुल मेज था। वो हमला करते हुए अंदर की ओर भाग लिया। देव और प्रीति भी उसके पीछे पीछे भागे। प्रीति इतना तो समझ गई थी कि एल दियागो उन्हीं के साथ है। गुफा की गहराई में पहुंचने के बाद एक काली से तलवार के बगल में ट्रेवर खड़ा था और वो बोला, तू पछताएगा कि तूने मेरा साथ छोड़कर इन बेकार गांव वालों को चुना। इतने में ट्रेवर ने उस तलवार को खींचना चाहा। जैसे ही ट्रेवर के हाथ उस तलवार पर लगे, ट्रेवर की एक जोरदार चीख निकली, आह, मुझे ताकत दो, महान डीमन लॉर्ड। इस आवाज में ट्रेवर का दर्द साफ महसूस करा जा सकता था। तलवार से निकलती ताकत बेशुमार थी, पर उसके अंदर बुराइयां भी बेइंतहान थीं। तलवार में से बेशुमार ताकत को निकलते हुए सब महसूस कर सकते थे। देव के गले में पड़ी वो चाबी चमकने लगी। इस चाबी को उस बूढ़ी औरत ने देव को दिया था। देव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इतने में एल दियागो ने देव और प्रीति के आगे आकर अपने पंखों से ढाल बना ली और बोला, मास्टर, आप इस चाबी से पोर्टल बनाइए और निकल जाइए। मैं इसे यही रोकने की कोशिश करूंगा, पर शायद मैं इसे ज्यादा देर तक ना रोक ना सकूं। देव ने एल दियागो की इस बात को सुनकर उस चाबी को अपने गले से उतारा और प्रीति को पहना दिया और एल दियागो के बगल में जाकर खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, प्रीति तुम जाओ, मुझे और मेरे दोस्त को कुछ काम है यहाँ पर। इस बात को सुनकर एल दियागो के चेहरे पर भी हंसी आ गई, पर इतने में प्रीति भी उसी बगल में आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा, मुझे तुमने समझ क्या रखा? तुम यहाँ पर मजे लोगे और मैं भाग जाऊं? नो वे। प्रीति के चेहरे पर जरा भी डर न था, बल्कि एक बहुत प्यारी और सुकून भरी मुस्कान थी। बस प्रीति ने अपनी बात खत्म करी ही थी, इतने में देव के इशारे के साथ ही वह तीनों ट्रेवर की ओर झपटे। पर उन्होंने जितना सोचा, ट्रेवर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। जैसे ही ट्रेवर पर देव का हाथ टच हुआ, वैसे ही ट्रेवर को उस तलवार ने दूर फेंक दिया था। पर उसके बाद के सारे हमले ट्रेवर ने ऐसे सह लिए मानो उसे उनका कोई असर ही नहीं हो रहा था। देव, प्रीति और एल दियागो तीनों में से किसी के भी हमले ट्रेवर पर कोई असर नहीं कर पा रहे थे। अब तो फिजिकल हमलों का भी ट्रेवर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। सिर्फ उस तलवार को चंद लम्हों तक छूने पर ही ट्रेवर में इतनी ताकत आ गई थी। जो उस तलवार को निकाल कर इस्तेमाल करेगा, उसमें कितनी ताकत होगी। देव के मन में बस यही ख्याल बार बार आ रहा था, मानो वो तलवार देव से खुद के रही थी कि आओ देव, निकाल लो मुझे, मेरी ताकत बस तुम्हारी है। पर यह सब देव की उस लड़ाई में किसी काम का नहीं था। वो खान ऊंचाई में काफी कम थी, इसलिए वो वहां पर सही से उड़ भी नहीं पा रहा थे। कुछ ही देर के अंदर देव को और उसके साथियों को एक दुश्मन ने हो सबक सिखा दिया था। देव अपने आप को हर चीज के लिए तैयार समझता था, पर आज उसका वो वहम टूट रहा था। वहीं एकदम से ट्रेवर बड़ी ही तेजी से प्रीति की ओर बढ़ा और प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ट्रेवर ने उसे नीचे गिरा दिया और उस पर मुक्कों की बरसात करने वाला ही था कि देव उड़ता हुआ गया और उसे अपने पंखों से ढक लिया। पर ट्रेवर के सिर्फ 3 वार ने ही देव के पंखों को चूर चूर कर दिया और ट्रेवर का अगला वार सीधा देव के चेहरे पर हुआ। ट्रेवर का अगला वार देव की ओर बढ़ ही रहा था कि एल दियागो ने आकर ट्रेवर पर अपनी पूंछ से बेहद दूर फेंक दिया। पर मानो ट्रेवर का शरीर तो अब फौलादी था, उसे देव या उसके साथियों के कोई भी हमले महसूस ही नहीं हो रहे थे। ट्रेवर एल दियागो के ऊपर झपटा। एल दियागो ने ट्रेवर के वार से बचने की कोशिश करी, पर सब बेकार था। ट्रेवर ने उसकी गर्दन को पकड़कर उसके मुंह में हाथ देकर स्पेल की बरसात कर दी। एल दियागो के मुंह से खून की पिचकारी निकली और ट्रेवर पूरा खून में लथपथ हो गया। पर उस निर्दयी को तो जैसे इस खेल में मजा आने लगा था।
जब एल्दियागो की इसी हालत देखी तो देव पर भी रुका नहीं गया। देव ने भी वहां से पूरी ताकत से ट्रेवर की तरफ उड़ान ली, पर अब ट्रेवर ने कुछ ऐसा करा जिसकी उम्मीद ट्रेवर ने भी नहीं करी थी। ट्रेवर ने देव को रास्ते में ही दबोच लिया और देव के मन में तो अभी एक ही बात चल रही थी, पर कैसे कोई इतना तेज कैसे हो सकता है? आखिर में करूँ तो करूँ क्या, किस तरीके से प्रीति यहाँ से सेफली निकलूं? पर इतने देव ये सब सोच रहा था, ट्रेवर ने देव के बाल पकड़े और देव को जमीन पर दे पटका और देव की कमर पर लात ही लात बरसाकर उसी चट्टान पर दे मारा जिस चट्टान में तलवार घुसी हुई थी। अब देव का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। देव की आंख बंद ही होने वाली थी कि उसकी नजर प्रीति पर पड़ी, जो ट्रेवर आखिरी शिकार थी। ट्रेवर एक शैतानी मुस्कान के साथ प्रीति के करीब जा रहा था। अब देव की आंख भला कैसे बंद हो सकती थी? देव बिना अपनी परवाह करे प्रीति के सामने जाकर खड़ा हो गया और प्रीति के गले से उस चाबी को खींचा और पता नहीं कैसे पर देव ने वो पोर्टल खोल दिया। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले देव ने उसे उस पोर्टल में धक्का मारकर चाबी उसी के हाथ में पकड़ा दी ताकि वो हैवान प्रीति के पीछे न सके और मुस्कुराते हुए प्रीति को अलविदा कहा। ये सब देखकर ट्रेवर का गुस्सा और बढ़ने लगा और उसने देव ऊपर बिना रुके एक से एक घातक हमला शुरू कर दिया। देव का पूरा शरीर खून में लथपथ हो गया था, पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान थी और दिले में बस एक ख्याल, शुक्र है कम से कम प्रीति तो सुरक्षित है। पर एकदम से किसी के स्पेल पड़ने की आवाज आई। लियो पेट्रो, चील चियो, ये और कोई नहीं बल्कि प्रीति का फायरबॉल था। उस हमले से ट्रेवर को कुछ खास नुकसान तो नहीं हुआ, पर उसने देव को एक और फेंक कर वो प्रीति की ओर बढ़ा। अब देव एहसास हुआ कि वो चाबी कभी प्रीति को देनी ही नहीं चाहिए थी। अब देव साथ साथ प्रीति और एल्दियागो भी खतरे में थे। एकदम से एल्दियागो ने उड़ान भरी और प्रीति को पंजों में फंसा लिया। फिर एल्दियागो ने देव को उठाया और बाहर की ओर भागने लगा। अभी भी एल्दियागो पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके मुंह से खून आना अभी भी बंद नहीं हुआ था, पर वो अपनी सांस का हर हिस्सा अपने मालिक के ऊपर कुर्बान करने को तैयार था। पर शायद आज ही उन सब का अंत लिखा था। ट्रेवर ने पीछे से एल्दियागो को पूंछ पकड़ी और उन तीनों को एक साथ दीवार पर दे मारा। अब कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था, पर एक बात तो तय थी कि देव अपने से पहले इन दोनों को मरने नहीं दे सकता थी। इसलिए उसने अपने शरीर की पूरी ताकत खड़े होने में लगा दी और खड़े होकर बोला, इनमें से किसी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। पर ट्रेवर ने देव की किसी भी बात ध्यान न देते हुए एक जोरदार हंसी हंसी और कहा, तुझे तो मैं अपना कुत्ता बनाकर जिंदा रखूंगा, हर पल तड़पाने के लिए। इतना कहकर ट्रेवर पागलों की तरह हंसने लगा। उसने देव को एक हाथ से पकड़ा और एक कोने में फेंक दिया और एल्दियागो के पंखों को पकड़कर खींचने लगा। एल्दियागो ने दर्द भारी चीख लगाई, पर ट्रेवर पर कोई असर न था। देव से थोड़ी ही दूरी पर वो तलवार पड़ी हुई थी, पर क्या देव को उन काली शक्तियों का सहारा लेना चाहिए? इतने में उस तलवार से आवाज आई, निकालो मुझे, मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगी कि तुम्हें आज के बाद अपने दोस्तों को ऐसी हालत में कभी देखना ना पड़े। पर अभी देव के मन कुछ सवाल घूम रहे थे। अगर मैं भी बुरा बन गया तो? अगर मैं इसकी ताकत पर काबू न कर सका तो? पर जब देव ने एल्दियागो की चीख दोबारा सुनी तो उसे सारे जवाब मिल गए और देव ने उस तलवार को जाकर पकड़ लिया। देव ने जैसे उस तलवार को पकड़कर खींचना चाहा, वो खुद आकर उसके हाथ में समा गई, मानो वो तलवार सदियों से सिर्फ देव का ही इंतजार कर रही थी। इस नजारे को देखते ही ट्रेवर सब कुछ छोड़ दिया और वह देव की ओर भागा। ट्रेवर को अंदाजा हो गया था कि अगर देव ने वो तलवार ले ली है तो देव के अंदर कितनी ताकत भर चुकी होगी, पर ट्रेवर देव को छू भी न सक। देव के चारों तरफ उस काली ताकत ने एक घेरा बना लिया। पहले तो सब ठीक था, पर अब मानो वो तलवार देव के दिल में घुस रही थी। देव की चीखें निकलने लगी। देव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। देव ने चिल्लाते हुए कहा, आह गॉड्सबेन, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। देव के दिमाग में जादुई स्पेल की जैसे बारिश हो रही थी। पहले जितने भी इस तलवार के यूजर थे, सबके स्पेल मानो उसके अंदर समा रहे थे, पर देव उन स्पेल को देख तो पा रहा था, पर कुछ भी साफ ना था। इतने स्पेल की वजह से देव का सर दर्द से फटने लगा, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। शायद ये कीमत तो देव चुकानी ही थी अपने दोस्तों को बचाने के लिए, पर अगर देव इतना दर्द सहकर भी अपने दोस्तों को बचा सकता है तो देव को यह दर्द भी मंजूर था। पर ट्रेवर पर देव की चीखों का तो कोई असर ही नहीं था। वो बस किसी भी तरह से उस घेरे के अंदर आना चाहता था, पर शायद ये अब ट्रेवर की ताकत से भी बाहर था। एकदम से एल्दियागो की आवाज देव को सुनाई दी, मास्टर, आप इस ताकत को छोड़ दो, ये आपके दिल को वश में कर लेगी, हमारी चिंता मत करो। पर देव ऐसे कैसे अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ देता, वो भी उस बात के बारे में सोचकर जो अभी हुई भी नहीं है। देव शुरू से ही आज मैं जीता था, उसने कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोची, तो आज भला वो ऐसा क्यों करता?
देव ने अपने मन को शांत करा और धीरे धीरे से एक स्पेल को अपने दिमाग में लिया और कुछ ही देर में वह अपनी ताकत को महसूस कर सकता था। और उसने अब अपनी ताकत को महसूस करते हुए उस तलवार को अपने हाथ में बुलाया, उसका नाम लेते हुए। गॉड्सबेन, मेरे पास आओ। उसका नाम लेते ही उस तलवार ने देव के हाथ में अपनी जगह बनाती चली गई ली। वो काला घेरा जो अभी तक देव को घेर कर उसको रक्षा कर रहा था, अब वो देव सामने से गायब हो गया, बस उसके सामने था। तो बस, ट्रेवर, उसने देव की ओर देखते हुए कहा, ये तलवार मुझे दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जाने दूंगा। लाओ दो, मुझे दो ना। ट्रेवर बस कैसे भी करके उस तलवार को पाना चाहता था और सच में उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद देव उसकी उस बेशुमार ताकत को महसूस कर पा रहा था। देव ने उस तलवार को बस हवा में दूर से ही हिलाया और ट्रेवर उसी को बर्दाश्त न कर पाया, मानो तलवार ने जो भी ताकत उसे दी थी सारी वापस ले ली थी। तो इसका मतलब देव उन गांव वालों को भी ठीक कर सकता था। देव ने उस तलवार को हवा में उठाया और उसकी सारी ताकत को वापस खींच लिया। देव सारी ताकत को अपने अंदर जाता हुआ महसूस कर पा रहा था। ट्रेवर तो अब बेहोश पड़ा था। देव ने उस पर ज्यादा ध्यान न दिया और भागकर एल्दियागो के पास गया। देव ने हीलिंग स्पेल पढ़े, जिससे एल्दियागो कुछ घाव तो ठीक हो गए और कुछ रह गए। उसके बाद उसने प्रीति को हील करके उसे कंधे से सहारा देते हुए उठा लिया, बाहर की ओर चल दिया। एल्दियागो वापस देव के अंदर समा गया। बाहर आकर देखा तो पिंजरे में बंद सभी लोग आजाद थे। उन्हें रॉकी ने आजाद करा था, जिसे अब वो लोग नया चीफ बनाना चाहते थे। बाहर आकर देखा तो उन तीनों को और मंदिर को रॉयल गार्ड्स ने मंदिर को घेर रखा था। पर क्यों? अरे, देव ने आखिर एक चीफ को मारा था, अब ये तो होना ही था। पर अब देव लड़ने की हालत में न था और देव वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। देव की जब आंख खुली तो देव घबराते हुए उठा। देव ने इधर उधर नजर घुमाई तो प्रीति भी उसके बगल वाले बेड पर ही थी। प्रीति को भी काफी चोट आई थी। बेचारी देव की वजह से फिर मरते मरते बची। इसी ख्याल को सोच सोच कर देव को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि काश वो और थोड़ा ताकतवर होता तो आज ये दिन ना देखने को आता। देव ये सब सोच होता था कि एकदम से एल्दियागो की आवाज आई। मास्टर, आप ठीक तो है? देव ने बड़े ही सिंपल स्वभाव से कहा। हाँ एल्दियागो, तुम बताओ तुम्हारी चोट कैसी है? इतने में कोई बाहर से अंदर आया। इस चेहरे को यहाँ देखने की देव को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। ये और कोई नहीं बल्कि लिली का भाई प्रिंस रियान था। उस अभी अंदर आए व्यक्ति ने देव को देखते ही कहा, सॉरी देव, मैं तुम्हें बिना तुम्हारी परमिशन के ही इलाज कराने के लिए यहाँ ले आया। देव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने मेरी इतनी मदद करी और मेरे साथ साथ मेरी दोस्त का भी ख्याल रखा। देव की इस बात को खत्म करते ही प्रिंस ने बड़ी बेचैनी के साथ कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरी एक बात मानोगे? प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे ट्रेन करो ना, प्लीज। रियान बेशक एक प्रिंस था और उसके ऊपर कई जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से वह बहुत मैच्योर हो गया था, पर अभी भी उसमें थोड़ा बहुत बचपना छुपा हुआ था और उसके इस अंदाज में ये सॉफ्ट नजर आ रहा था। देव उसे इनकार तो नहीं करना चाहता था, पर देव खुद नहीं जानता था कि फिलहाल देव का लक्ष्य क्या है भी। और विलेज के चीफ ट्रेवर से लड़ाई के बाद देव ये भी जान गया था कि अभी उसे काफी कुछ सीखना है। इसलिए देव ने बड़े प्यार से रियान को एक मुस्कान दी और उसे समझाते हुए कहा, रियान, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक काबिल मेज हो, पर मैं अभी खुद सीख रहा हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। देव बात खत्म हुई ही थी कि रियान चेहरे पर एक उदासी के साथ बोला, तुमने एक विलेज चीफ को अकेले हरा दिया। ये तुम्हारी ताकत का एक पर्याप्त सबूत है। वैसे तुम्हें कभी भी कोई मिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी फीस मिलेगी। वैसे देव को पैसों की जरूरत तो थी, पर उसने इस ऑफर को मना करना ही ठीक समझा। फिर रियान थोड़ा निराश हो गया और वो कर भी क्या सकता था। कुछ देर बैठने के बाद उसने अपनी जेब से एक पैसों की पोटली निकाली और देव को देते हुए कहा, ये किंग की तरफ से है। उन्होंने कहा था कि जो भी इस मिशन को मुझसे पहले कर देगा उसे 500 गोल्ड के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इतना कहकर रियान वहां से चला गया। फिर रॉकी आया। रॉकी के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। रॉकी ने देव की तरफ देखा भी नहीं और जाकर प्रीति के बगल में बैठ गया और उसके जागने का इंतजार करने लगा। रॉकी के इस बर्ताव को देखकर देव को अपने के पर थोड़ा बुरा सा लगा। देव ने आखिर रॉकी के इमोशन का मजाक भी बनाया और उससे पैसे भी लूटे। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और रॉकी के बगल में जाकर बैठ गया और एक मुस्कुराहट के साथ देव बोला, सॉरी दोस्त, तुमने मुझसे प्रीति के बारे में पूछा और मैंने तुमसे तुम्हारी भावनाओं का सहारा लेकर पैसे लिए। तुम्हें प्रीति की इस तरह से परवाह करता देखकर मुझे अपने की पर पछतावा हो रहा है। ये लो तुम्हारे पैसे।
देव ने रॉकी को उसके सारे कॉइन लौटा दिए थे। इतने में प्रीति ने उठकर देव का कान पकड़ ली और जोर से उस कान को खींचते हुए बोली, क्या क्या बताया था तुमने मेरे बारे में? अब देव भी समझ गया था कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और दर्द से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। आ आ प्रीति ने घबरा उसे उठाने की कोशिश करी। रॉकी बाहर की तरफ गेट पर भागा हिलर को लेने के लिए। रॉकी जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, देव जोर जोर से हंसने लगा। प्रीति समझ गई कि मैं एक्टिंग कर रहा था। उसकी भी हंसी छूट गई। रॉकी भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर इतने में हिलर आता है और बड़े ही गुस्से में कहता है, तुम दोनों बेड से कैसे उठे? तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? उनका गुस्सा देखकर सबकी हंसी हवा हो गई। दोनों चुपचाप उठे और बिस्तर पर जाकर लेट गए। रॉकी आया और उसने जेब से निकाल कर देव को 20 गोल्ड दे दिया और बोला, ये लीजिए, आपकी फीस। अब से इस विलेज का चीफ मैं हूँ और आप जब चाहे यहाँ आ सकते हो। और ये लीजिए प्रीति जी, आपके लिए गुड गुड फलों की पूरी पेटी। वैसे तो इन्हें बिस्ट खाते हैं, पर सुना है आपको भी बहुत पसंद है। इतना कहकर उसने वो पेटी प्रीति के बगल में रख दी। अब देव को समझ आ रहा था कि आखिर रॉकी इतना हैरान क्यों हुआ था जब देव ने उसे फलों के बारे में बताया। फिर से देव के चेहरे पर हंसी आने लगी। प्रीति समझ गई कि ये सब देव का ही करा धारा है और उसने गुस्से भारी आंखों से उसे देखा। देव ने अपनी हंसी को अंदर रखना ही ठीक समझा। इतने में बाहर से एक गार्ड आया और बोला, सर, गांव के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, इजाजत हो तो भेजू? रॉकी ने हाँ में सर हिलाया। सबसे आगे वो दोनों बच्चे थे जिन्होंने देव को उस खान के बारे में बताया। उनके माता पिता के साथ वो दोनों आए और देव को वो 50 कॉइन देते हुए बोले, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान भी बचाई और हमें जरूरत पड़ने पर पैसे भी दिए। अब हमारे माता पिता आ गए हैं, इसलिए हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी हालत देखकर नहीं, बल्कि तुमने जो मेरी मदद करी उसके लिए दिए थे। तुम इन पैसों के असली हकदार हो। देव ने इतना कहकर वो पैसे उसकी मुट्ठी में दबा दिए। उन दोनों बच्चों के माँ पापा ने देव और प्रीति का शुक्रिया अदा करा और चले गए। उसके बाद तो गांव वालों की लाइन लग गई। कोई फल लाया, कोई खाना के लिए मिठाई। उस दिन तो देव को एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। कम से कम इसी सब में उन्हें लगभग शाम के 6 बज गए। उन्होंने मिठाई और लंबे समय तक चलने वाले फल तो रख लिए, बाकी उन्होंने खुद खाकर वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ को बांट दिए। देव और प्रीति दोनों को ही बहुत खुशी हुई और उन्होंने खुशी के साथ उनके उपहारों को ले लिया। फिर उन्होंने 2 दिन तक वहाँ आराम करा और फिर वहाँ से चलने की सोची। रॉकी ने देव और प्रीति लिए ट्रेन स्टेशन तक बग्गी भिजवाई और उन्होंने ट्रेन में सीट ले ली। देव पैसों के 2 हिस्से करे और एक प्रीति को दे दिया और एक रख लिया। देव को उस बुढ़िया से मिलना था जिसने इतनी कीमती चाबी उसे बिना किसी कीमत के दे दी। शायद उससे देव को और भी कुछ काम का और कीमती मिल सकता था, पर उसे पूरे सफर पर वो न मिली। जब कंडक्टर टिकट के लिए आया तो देव ने उससे पूछा कि भाई, यहाँ पर एक अम्मा सामान बेचा करती थी, वो कहाँ है? उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, होगी इधर उधर किसी दूसरी ट्रेन में चढ़ गई होगी, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? इतना कहकर वो आगे चला गया। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और वो सो गए। उनकी आंख सुबह 4 बजे खुली, पर अब की बार उन्हें कोई जंगल पार नहीं करना था, क्योंकि ट्रेन स्टेशन के सामने से ही स्कूल के लिए सीधा पोर्टल खुला था। दोनों ने स्कूल पहुंचकर पहले अपने अपने रूम गए और सामान रखा। सामान में जब देव ने वो गुड वाले फल देखे तो उसे चौकीदार निश्चल का ख्याल आया और वो अपना सामान ऐसे ही छोड़ा और उसे मिलने चला गया। पर पता नहीं क्यों आज देव को